एनसीईआरटी हाइलाइट सीरीज में मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डिस्कशन करने वाला हूं। चाहे आप नीट या जेई मेंस के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, दोनों ही एग्जाम के लिए ये चैप्टर एक ऐसा हाईली वेटेड चैप्टर है जिसे आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डेफिनेटली पढ़कर जाना चाहिए। यहां से सीधे सीधे आपको 2 सवाल मिनिमम देखने को मिलेंगे। आइए शुरुआत करते हैं, जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसिकली होते क्या है। कहता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें मेटल कंपाउंड जो होते हैं वो एक नंबर ऑफ एनायंस या फिर न्यूट्रल लिगेंड्स, कभी कभी कैटायनिक लिगेंड के साथ भी, जो इसे यहां पर मेंशन नहीं किया है मैं आपको दिखाऊंगा, कभी कभी कैटायनिक लिगेंड के साथ भी डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से जुड़ जाता है। डोनेट कौन करता है? जो करता है उसे लिगेंड कहते हैं। लेता कौन है? लेने वाले को मेटल कहते हैं। और जब इस प्रकार से ये जो साइड में मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन मैग्नीशियम को बॉन्ड दे रहा, इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, एक और नाइट्रोजन दे रहा है, यहाँ से भी नाइट्रोजन दे रहा है, इधर से नाइट्रोजन नाइट्रोजन आयरन को दे रहे हैं, इधर से नाइट्रोजन नाइट्रोजन ये कोबाल्ट को दे रहे हैं। इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क बन जाता है उसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है। सर समझते हैं इतना तो। क्लोरोफिल, यहां से सवाल बन सकता है, ये रहा आपका क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन और साथ ही साथ विटामिन बी 12 का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि इनके अंदर कौन कौन होता है। इसके अंदर मैग्नीशियम है, यहाँ पर आयरन है, यहाँ पे कोबाल्ट है। ये तीनों आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए। अब वर्नर थ्योरी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वर्नर बाबा आए थे, सबसे पहले उन्होंने जिस बात को हाईलाइट किया था, उनको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की शुरुआत करने के लिए 1914 में 1914 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ध्यान रखिएगा, नोबेल प्राइज जिस आदमी को मिलता है इसका मतलब काम उन्होंने बहुत शानदार किया होगा। उन्होंने कहा कि अगर मैं 1 मोल कंपाउंड ये बनाता हूं तो मुझे येलो कलर मिलता है। फिर मैंने इसका टेस्टिंग किया, इसका प्रेसिपिटेशन टेस्ट किया तो मुझे 3 मोल ऑफ AgCl मिलते हैं। तो उन्होंने बेसिकली किया क्या था, CuCl3 कोबाल्ट की सॉल्ट साथ में अमोनिया के साथ रिएक्शन करी थी, ये सोच के कि एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो उन्होंने जो कॉम्प्लेक्स बनाया उसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से रहा होगा कि 6 के 6 अमोनिया कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अंदर और 3 क्लोराइड जो थे वो बाहर थे, इसीलिए 3 AgCl प्रेसिपिटेट हो गए। क्योंकि जब AgSO4 या AgNO3 को डाला जाएगा, AgSO4 होल ट्वाइस होना चाहिए, Ag2SO4 होना चाहिए, और या AgNO3 ले लेते हैं वो आसान रहता है, सिल्वर नाइट्रेट ले लेते हैं, तो जितने क्लोराइड बाहर होते हैं उतने ही मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो उन्होंने ऐसा पाया कि मुझे कभी येलो कलर का कंपाउंड, अगर मैंने अमोनिया का अमाउंट कंट्रोल करके थोड़ा सा कम कर दिया तो मुझे पर्पल कलर का कंपाउंड, मैंने और कम कर दिया तो ग्रीन कलर का कंपाउंड। तो उन्होंने सोचा कि इस बार मैं कम काम करता हूं, मैं दोबारा ये कंपाउंड बनाता हूं जिसके अंदर अमोनिया का अमाउंट और क्लोरीन का और कोबाल्ट का अमाउंट सेम रखता हूं। तो इस बार उन्हें कंपाउंड जो था वो वॉयलेट कलर का मिल गया। वो परेशान हो गए, उन्होंने क्या किया, फिर से वही AgCl कितने प्रेसिपिटेट हो रहे हैं वो टेस्ट किया, वो भी सेम आ रहा था। तो उनको समझ में बिल्कुल नहीं आया कि ये दो अलग अलग कलर कैसे आ रहे हैं, जबकि मैंने क्लोराइड आयंस को जब प्रेसिपिटेट करके देखा सेम आ रहा है सिल्वर नाइट्रेट से, यहां पर भी 1 मोल, यहां पर भी 1 मोल। तो थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे, परेशान हो गए थे। इस प्रकार से उन्होंने ये टेस्ट किया था, कोबाल्ट क्लोराइड का सॉल्ट लिया, अमोनिया सॉल्यूशन में डाला और उन्होंने 1 2 और ये 2 ऐसे 4 उनको कंपाउंड मिले थे। तो वर्नर साहब ने कहा कि कुछ एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है, कुछ प्राइमरी वैलेंसी होती है। तो उन्होंने इनके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन किया था, मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। इस डिस्कशन के अंदर मैं काफी सारे ग्राफिक्स भी आपको दिखाऊंगा जिससे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन चैप्टर को समझना काफी आसान हो जाता है। येलो कलर का जो कंपाउंड था, 6 के 6 अमोनिया उसके अंदर थे। जो इलेक्ट्रो कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन उन्होंने की थी या फिर कंडक्टिविटी टेस्ट उन्होंने किया था, तो एक ये पूरा का पूरा 1 आयन और ये 3 आयन, तो 1:3 इलेक्ट्रोलाइट का उनको रेशियो मिला था। पर्पल वाले कंपाउंड के अंदर उन्हें यहाँ पर एक आदमी ये और 2 क्लोराइड मिले थे, यहाँ पर एक आदमी और एक आदमी मिला और ये 1:1 इलेक्ट्रोलाइट हो गया। वॉलेट कलर का जो कंपाउंड मिला था उसके अंदर भी क्या हो रहा था, 1:1 ही मिल रहा था। तो ये समझ नहीं पा रहे थे, यहाँ पर कंडक्टिविटी टेस्ट भी सेम आ रहा है, AgCl प्रेसिपिटेशन वाला भी सेम आ रहा है, जो अमोनिया और कोबाल्ट का और कॉपर क्लोराइड का जो रेशियो है वो भी सेम है, तो कलर अलग अलग क्यों है अभी तक उनको समझ में नहीं आ रहा था। नोट दैट द लास्ट टू कंपाउंड्स हैव आइडेंटिकल इंपिरिकल फॉर्मूला, लेकिन इनकी डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज है। जैसे इस ऐसे लोगों को आइसोमर का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? आइसोमर का। ये जो स्टडी की थी उन्होंने 1898 में की थी और उन्होंने इस थियरी को हमें बताया था। उस थियरी के चलते काफी सारी चीजें हमको सीखने को मिली थी, उन्होंने इनको आइसोमर का नाम दे दिया।
फिर उन्होंने कहा कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर दो तरीके के लिंक होते हैं, एक होता है प्राइमरी लिंकेज या प्राइमरी वैलेंसी, या दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। मैं अभी आपको ग्राफिक्स दिखाऊंगा जिससे आपको और आसान लगेगा देखने में। कहते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी नॉर्मली आयोनाइजेबल होती है, यानी कि डब्बे के बाहर, यानी कि वो एनायन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एनायन होना चाहिए। सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो नॉन आयनाइजेबल, यानी कि वो लिगेंड होने चाहिए, जनरली सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल या फिर नेगेटिव आयंस से। सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है और एक पर्टिकुलर मेटल के लिए वो फिक्स होती है, जैसे कि टेट्राहीड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल या स्क्वायर पिरामिडल। इस तरीके से स्क्वायर बाइपिरामिडल यानी कि ऑक्टाहीड्रल की बात कर रहा हूं। आयंस ग्रुप जो बाउंड होते हैं सेकेंडरी वैलेंसी टू द मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल अरेंजमेंट, जैसे कि मैंने अभी कहा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर बायपिरामिडल, टेट्राहीड्रल, इस प्रकार का अरेंजमेंट मेटल के अराउंड लिगेंड रख लेते हैं। देखो थोड़ी सी कहानी देख लेते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी कैसे दिखाई जाती है। एक बार सवाल जेई मेंस में और नीट में इसके ऊपर भी पूछा गया है कि जो डॉटेड लाइन है या डैश लाइन है उन्हें प्राइमरी वैलेंसी कहा जाता है। तो बताइए इसके अंदर प्राइमरी वैलेंसी कितनी? प्राइमरी वैलेंसी इसके लिए 3 है। और जो सॉलिड लाइन से दिखाए जाते हैं वो क्या होते हैं? सेकेंडरी वैलेंसी होते हैं। तो सारे 1 2 3 4 5 6 लोग हैं जो सेकेंडरी वाले हैं। ये कौन होता है? इट इज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम, इट इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जो एनसीईआरटी के टेक्स्ट है ना, मैंने उसको आसानी से पढ़ने के लिए, समझने के लिए, जल्दी डाइजेस्ट करने के लिए मैंने इस प्रकार से कुछ ग्राफिक्स, कुछ टेबल्स भी बना दिए हैं। ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं लेकिन ये डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, क्योंकि ये तो बॉन्ड बनाने वाले हैं। बॉन्ड बनाने के लिए ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होना जरूरी है। ये आयोनाइजेबल है तो ये तो क्या बनाने वाले हैं? आयनिक बॉन्ड बनाने वाले हैं, और आयनिक बॉन्ड तो नॉन डायरेक्शनल होता है। ये नॉन आयनाइजेबल होते हैं। ये क्या होते हैं? नॉन आयनाइजेबल और नॉन आयनाइजेबल होते हैं। कुछ डेफिनेशंस देख ले। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है? जैसे कि ये पूरा का पूरा कंपाउंड है, इसे कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहा जाएगा जितना माल डब्बे के अंदर लिखा जाता है, जैसे ये रहा, जैसे ये रहा, जैसे ये रहा, जैसे ये रहा, सारे के सारे को कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। सेंट्रल एटम या आयन क्या होता है? ये जो कोबाल्ट नजर आ रही है ये है हमारी सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। जैसे कि निकल आ गया विद दिस ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर आयरन, कोबाल्ट, ये सब के सब कौन हो जाएंगे? ये सब के सब क्या हो जाते हैं? सेंट्रल मेटल होते हैं। सेंट्रल आयन भी इसको कहा जा सकता है। क्यों मेटल कहेंगे? क्योंकि ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। आयन क्यों कहेंगे? क्योंकि इनके ऊपर चार्ज भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, यूजुअली प्लस होता है। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहे हैं लिगेंड से, तो इसलिए इनको लुईस एसिड कहा जाएगा। अब लिगेंड कौन होते हैं? लिगेंड वो आयंस या फिर वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जो सेंट्रल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ते हैं जाकर के, यानी कि एटलीस्ट एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो देते हैं, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं। जैसे कि पानी के अंदर ऑक्सीजन दे रहा होगा, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन दे रहा होगा, जैसे कि डाइथाइलमाइन के अंदर ये नाइट्रोजन, ये वाली नाइट्रोजन दे रही होगी। इस प्रकार से लंबे लंबे बड़े बड़े मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल, प्रोटीन्स वगैरह कुछ भी हो सकता है, इन सबको लिगेंड कहा जाएगा। जब लिगेंड मेटल के साथ जुड़ता है तो सिंगल डोनर एटम सच एज क्लोराइड, वाटर, अमोनिया, इन सबको यूनिडेंटेट लिगेंड कहा जाता है। एक ही साइड से वो इलेक्ट्रॉन, एक ही एटम से वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं। कभी कभी एक लिगेंड के अंदर ऐसा होता है कि नाइट्रोजन और ये वाली नाइट्रोजन दोनों एटम्स ही लगी हुई हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को देने, तो उसे बाइडेंटेट कहा जाएगा या फिर डाइडेंटेट कहा जाता है। ये ऑक्सलेट है, ऑक्सलेट ऑक्सैलिक एसिड से आया है। चार्ज भी आपको पता होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, ज्यादा एटम होती है, जैसे कि नाइट्रोजन यहां पर एक और यहां से 3, तो ये तो 4 एटम है जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इसे पॉलीडेंटेट की कैटेगरी में रखा जाता है। एक बहुत ही फेमस है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, जिसका स्ट्रक्चर मैंने राइट हैंड साइड में आपको दिखा रखा है। ये आपकी मेटल है जिसके अंदर एक एसीटेट का ऑक्सीजन ये रहा, दूसरे एसीटेट का ऑक्सीजन ये रहा, एक ये नाइट्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये नाइट्रोजन है, ये वाली भी नाइट्रोजन है जो इलेक्ट्रॉन दे रही है, इसके पीछे का एक एसीटेट, इसके नीचे का एक एसीटेट, तो ये रहा इथाइलिन डाइअमाइन और उसका टेट्रा एसीटेट। एक एसीटेट ये रहा, एक एसीटेट ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो अब बताओ कि इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी एक ही ईडीटीए से कितना बनता होगा? मुझे जरा चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताना कि ईडीटीए जो है वो, अरे आंसर तो यहाँ लिखा हुआ है मेरे पास, हेक्साडेंटेट लिगेंड है। तो ये कौन कौन से एटम से जुड़ता है जाकर के? इसके अंदर 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन एटम होती हैं। जब डाई या पॉलीडेंटेट लिगेंड यूज किए जाते हैं तो उससे क्या होता है, एक रिंग बन जाती है जिसे हम कीलेटिंग लिगेंड कहते हैं। जैसे कि ये रहा स्ट्रक्चर ईडीटीए का,
जिसके अंदर ये नाइट्रोजन भी बॉन्ड बनाएगा, ये वाला नाइट्रोजन भी बॉन्ड बनाएगा, ये ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन। तो इस ओवरऑल के ऊपर कितना चार्ज है? 4 माइनस का चार्ज है। कितना? 4 माइनस का चार्ज है। इन्हें कीलेटिंग लिगेंड्स कहा जाता है। ये रिंग बना लेते हैं, इसलिए क्या होता है, ज्यादा अच्छे से स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल को मिलती है। कभी कभी कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम अपनी एक एटम पूरे लिगेंड में से उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं मेटल के साथ लिंक करने के लिए, हम अपनी दूसरी एटम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे वाले को एम्बीडेंट लिगेंड कहा जाता है। एम्बीडेंट लिगेंड कहा जाता है, जैसे कि NO2 या फिर NO2 में दो एटम है, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। SCN के अंदर कभी भी सल्फर या नाइट्रोजन भी इस्तेमाल कर सकती है कनेक्ट होने के लिए, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर सल्फर जुड़ रही है। तो जो भी कनेक्शन होता है वो आपको मेंशन करना पड़ता है उसके नाम में। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या चीज है दोस्तों? कोऑर्डिनेशन नंबर को शॉर्ट फॉर्म में CN कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर वो होता है कि एक मेटल के साथ कितने लिगेंड्स जुड़े और कितने उसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने। हो सकता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हों एक लिगेंड से एक से ज्यादा, तो आप वहां पर नंबर ऑफ लिगेंड्स को कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं कह सकते। तो मेरा तो मानना यह है कि मेटल के अराउंड सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स को काउंट कर लो, उसी को ही कोऑर्डिनेशन नंबर कह देना चाहिए। सही है ना मेरी बात? कोऑर्डिनेशन नंबर इज द सेंट्रल एटम इज डिटरमिन ओनली बाय द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। कौन से सिग्मा बॉन्ड है? ये सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं थ्रू दी लिगेंड टू दी सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? जैसे कि अभी मैंने बताया था, ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ पूरा का पूरा माल, उसे क्या कहा जाएगा? जैसे ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाएगा। अब कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या है? जब ये स्पेशल अरेंजमेंट के हिसाब से ड्रॉ किया जाता है, जैसे कि ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर पिरामिडल, ट्रायंगुलर, बाइपिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, ये सारे के सारे को क्या बोला जाएगा? पॉलीहेड्रॉन। पॉलीहेड्रॉन कहा जाता है। अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाली जाए? हमें लिगेंड के ऊपर क्या चार्ज है, वो एनायनिक है, वो न्यूट्रल है, वो चार्ज कैसा है, उसके हिसाब से हमें मेटल के ऊपर चार्ज निकालना आना चाहिए। वही नॉर्मल से रिडॉक्स केमिस्ट्री वाले रूल हैं कि मेटल को X कह दो, फिर लिगेंड के चार्ज को कंसीडर करते हुए बराबर कर दो ओवरऑल चार्ज जो इस रिंग, इस ब्रैकेट के ऊपर लिखा हुआ है, वहां से आप इसका चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताना, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट रियल होती है या इमेजिनरी होती है? बताना, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो रियल होता है या इमेजिनरी होता है? देखें इसका आंसर कौन करेगा। होमोलिप्टिक या फिर हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं? जब सारे के सारे लिगेंड सेम हो तो उसे होमोलिप्टिक कहेंगे। अगर एक से ज्यादा तरीके के लिगेंड हो तो उसे हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा। आइए नाम लिखना सीखते हैं। जब भी नाम लिखना हो तो सेंट्रल एटम को लिस्ट किया जाता है, पहले सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर उसके बाद लिगेंड्स को उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखा जाएगा। अगर पॉलीडेंट लिगेंड है हमारे पास तो उसको भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा ही जाता है। जब आपके पास लिगेंड पॉली एटॉमिक होते हैं तो उनके फॉर्मूले को एनक्लोज किया जाता है ऐसे पैरेंथेसिस के अंदर, और ना कोई स्पेस, लिगेंड और मेटल किसी के साथ भी कोई गैप नहीं आएगा, सारे के सारे नाम को एक साथ लिखा जाता है। जब भी फॉर्मूला ऑफ चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी लिखते हैं तो उसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन, अगर कंपाउंड के साथ साथ काउंटर आयन मौजूद नहीं है तो लास्ट में मुझे क्या लिखना पड़ता है? उसके ऊपर का जो चार्ज है और आयन लिखना पड़ता है। जैसे कि पूरा पूरा कंपाउंड है, इसके ऊपर का जो चार्ज है मुझे दिखाना पड़ेगा, चार्ज इसके ऊपर कितना है। नाम लिखते वक्त लास्ट में मुझे आयन लिखना चाहिए। द चार्ज ऑफ द कैटायन इज बैलेंस्ड बाय द चार्ज ऑफ एन आयन, ये बात पता होनी चाहिए। ओवरऑल कैटायनिक चार्ज शुड बी इक्वल टू ओवरऑल एनायनिक चार्ज। तो कैटायन को हमेशा फर्स्ट पहले लिखा जाता। अब ये नाम से स्ट्रक्चर लिखने की बात है। अगर मेरे पास नाम हो तो उसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाए कि कैटायन को पहले लिखा जाता है, फिर उसके बाद एनायन को लिखा जाता है। लिगेंड्स आर नेम्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिफोर द नेम ऑफ द सेंट्रल एटम। अब हम ये उल्टा ऑर्डर चलता है, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर लिखना है यानी कि फॉर्मूला लिखना है तो उसका ऑर्डर उल्टा चलता है। यहां कंपेयर करते हुए नेम्स ऑफ द एनायनिक लिगेंड, उसके लास्ट में ओ लिखा जाता है, जैसे कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो। न्यूट्रल वाले जो कैटायनिक वाले होते हैं, कुछ दो चार को छोड़ करके, फॉर एग्जांपल पानी को छोड़ करके या अमीन को छोड़ करके, इसके अंदर ध्यान दीजिए डबल एम है, या सीओ कार्बोनिल या एनो नाइट्रोसिल, बाकी सभी लोगों को क्या करेंगे हम लोग लास्ट में ओ लिखते हैं। ठीक है ना? वाइल राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, जब हमारे पास को भी
these are enclosed in the brackets while writing the formula of the coordination entity. उसे हम ऐसे लिखते हैं, फॉर्मूले को ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे. प्रीफिक्स यूज करते हैं मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा अगर हमें लिगेंड्स की डुप्लीकेसी को बताना है. जब when the name of the ligands include numerical prefix, जैसे कि इथाइलिन डाई टेट्रा, डाई ट्राई, ये सब इथाइलिन में है, डायमाइन वगैरह वगैरह, मॉलिक्यूल के अंदर नेम के अंदर ही ऑलरेडी डाई ट्राई है, या कोई नंबर है या कोई न्यूमेरिक है, तो हम उसके लिए कभी भी डाई नहीं यूज कर सकते. जैसे कि EN 2 बार है तो हम उसको डाई डाई इथाइलिन नहीं बोल सकते, तो उसके आगे क्या लिखना पड़ेगा, बिस लिखना पड़ेगा, दो के लिए बिस, ट्रिस, फिर टेट्राकिस एटसेट्रा लिखना पड़ेगा. The ligand to which the refer being placed in the parenthesis. जैसे कि ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत हो गई थियोरी कि इसके अंदर क्लोरो कितने हैं, डाई हैं, बहुत बढ़िया. ये आ गया मेरा एक कॉम्प्लेक्स सा एक लिगेंड, तो उसके नाम के अंदर ही ट्राई है, तो मैं बाहर इसके डुप्लीकेशन को दिखाने के लिए बाई इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इसके आगे बिस लिखना पड़ा, और इसको मुझे पैरेंथेसिस में, इसको मुझे ऐसे ब्रैकेट में लिखना पड़ता है. लास्ट में आप लोग रोमन न्यूमेरल्स का इस्तेमाल करते हुए ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखेंगे. ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन न्यूमेरल्स में पैरेंथेसिस में लिखते हैं. इफ द कॉम्प्लेक्स इज अ कैटायन, तो जो नाम होता है वो एज इट इज लिख देना है मेटल का, लेकिन अगर एनायन है तो उसके नाम के लास्ट में 8 लिखा जाता है, जैसे कि कोबाल्टेट, फेरेट, जिंकेट, सिल्वर के लिए अर्जेंटेट, जिंक के लिए जिंकेट वगैरह वगैरह. ठीक है, अब मैंने कुछ यहां पर आप लोगों की ही सहायता के लिए मैंने यहां पर टेबल डाल दी है, तो ये आप सेल्फ अपने आप इसको रीड आउट करना, नहीं तो लेक्चर हो जाएगा लंबा. देखना कि मैंने यहां पर कुछ लिगेंड्स के नाम लिख दिए हैं, यहां पर भी मैंने आपके लिए सेल्फ लिख दिया है, ये जरूर खुद से देखना, ताकि आप लोगों को खोदने ना पड़े, एनसीईआरटी में से ढूंढने ना पड़े. तो ये आपके लिए पूरा का पूरा मैंने सारे के सारे लिगेंड्स को यहां पर लिख दिया है, ये सब के सब सेल्फ हैं, आप एक बार इनको जरूर देखना. एक बार एम्बीडेंट लिगेंड आपको दिखा देता हूं, जैसे कि साइनिडो या फिर साइनिडो सी, जैसे कि ये कार्बन है ये, या नाइट्रोजन है ये भी आपका सेल्फ होगा, सेल्फ होना चाहिए. ये भी क्या होगा, एम्बीडेंट के कुछ और एग्जांपल हैं, ये भी आपका सेल्फ है. देखो कितना सारा काम मैं आपके लिए कर रहा हूं. न्यूट्रल लिगेंड्स को पानी है एक्वा कहेंगे, इसको अमीन, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, एसिटामाइड कहते हैं, इसको प्लीज एक बार फिर से आप जरूर देखना, सेल्फ है आपके लिए, ये भी आपके लिए सेल्फ है. इतना सब मैं आपको जो मटेरियल दे रहा हूं इसका फायदा उठाना दोस्तों. द नेम लास्ट में EM यूज किया जाता है फॉर कैटायनिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. NO+ को नाइट्रोसाइलियम, नाइट्रोसाइलियम, नाइट्रोसो होता है वैसे तो ये, इसको नाइट्रोसाइलियम कहेंगे, इसको हाइड्राजीनियम कहेंगे, इसको नाइट्रोनियम कहेंगे. ये लीजिए आपके लिए फिर से मैंने सेल्फ लिख दिया, इसको जरूर करना. अब मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल करके दिखाता हूं. कह रहा है द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स को हमेशा हम कैटायन कॉम्प्लेक्स की जैसा ही लिख देते हैं. थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं. देखो सबसे पहले मैंने कहा कि अब आपको जब नाम लिखना है तो सबसे पहले लिगेंड्स को आप लगाइए. किस तरीके से, लिगेंड को किस तरीके से लगाएंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से. तो देखो इसका अमीन का A, इसका एक्वा Q, अमीन का AM आया है, तो AM और AQ में AA तो हो गया कैंसिल, टाई हो गया, A के बाद M पहले आएगा. कितने हैं अमीन, 3 है, तो ट्राई अमाइन. फिर उसके बाद एक्वा कितने हैं, वो भी 3 है, तो ट्राई एक्वा, कोई गैप नहीं. फिर उसके बाद मेटल कौन है, क्रोमियम. ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लेंगे, 3 आ गया. हाँ यहां पर एक गैप रखना है, फिर काउंटर एनायन को लिखना है. नीचे वाले को देखें. अब देखो ये सल्फेट बाहर है, मेरे पास एक ऐसा लिगेंड है, ये पूरा का पूरा एक लिगेंड है जिसको 3 बार रिपीट किया गया है, ठीक है कि नहीं. तो इथाइलिन 1,2 डाइअमाइन इसका नाम है, इथाइलिन. इसके अंदर खुद से एक न्यूमरल आ रहा है, हेंस मैं बाहर बिस, मैं बाहर डाई या ट्राई यूज नहीं कर सकता. तो मुझे इसकी डुप्लीकेसी को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसकी रिपीटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 3 लिखना है. 3 के लिए मैं ट्रिस यूज करूंगा, कोबाल्ट 3 सल्फेट, इसका नाम हो गया. अब ऐसे 2 कॉम्प्लेक्स, पहले वाले को मैं मान के चलूंगा कैटायनिक है, बाद वाला एनायनिक है. लिखने का तरीका है, पहले वाले में क्या है भैया, 2 हैं, कितने अमाइन है, डाई अमाइन सिल्वर प्लस, ये तो हो गया कैटायनिक. कैटायनिक वाले का नाम कभी चेंज नहीं किया जाता. दूसरे वाले का क्या होगा, डाई साइनो आर्जेंटेट, क्योंकि एनायन वाले का नाम चेंज किया जाता है. मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, देखते हैं कि कौन मुझे आंसर करेगा. मुझे आप लोग आंसर करके बताना कि सर स्लाइड नंबर फलाना में ए का आंसर ये, बी का, या फिर आप स्लाइड छोड़िए, आप मुझे टाइम स्टैम्प पे आंसर कर देना. सी का आंसर ना, सी का आंसर ये, डी का आंसर ये, ई का आंसर ये, आपके एनसीईआरटी से ही है.
इसका फिर आप कहेंगे कि आईयूपीएसी नेम के भी ए से लेकर के ई तक का आंसर ये, फिर 1 से लेकर के 6 तक का आंसर ये। देखते हैं कौन मुझे आंसर करके देगा। अब देखते हैं बच्चों, आइसोमेरिज्म की बात कर लेते हैं। एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगर आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आइसोमेरिज्म चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको यहां पर बिल्कुल भी तकलीफ नहीं आएगी। बच्चा सबसे ज्यादा टफ इसी पार्ट को मानता है, सर मुझे ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर नहीं आता। इसका मतलब यह है कि आपके मास्टर ने या आपकी मास्टरनी ने आपको आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अच्छे से नहीं पढ़ाया है। फिर आता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, लिंकेज हुआ, कोऑर्डिनेशन हुआ, आयोनाइजेशन हुआ, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म हुआ। आइए सीखते हैं एक एक करके। बच्चों मेरी बात सुनना, ज्योमेट्रिक मैं जितना इस सेशन में आपको सिखा सकता हूं उतना समझिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है सिस या ट्रांस का होना या सिन एंटी का होना। लेकिन यहाँ पे सिन एंटी की बात ही नहीं है, हम तो क्या करेंगे, सिस ट्रांस की बात करेंगे। अगर दो लिगेंड सेम लिगेंड 90 डिग्री पे मौजूद हो तो उसे सिस कहा जाता है। अगर वही दो 180 पे मौजूद हो तो उसे ट्रांस कहा जाता है। तो मेरा सवाल आप लोगों से, क्या टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा? मेरा सवाल सुना आप लोगों ने? क्या टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री के अंदर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा? सर बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सच आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्यों नहीं हो सकता? अरे सर टेट्राहेड्रल में 109 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है ना, आप तो 90 और 180 की बात कर रहे हैं, इसीलिए तो टेट्राहेड्रल में ये पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। ध्यान रखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री का होना भी बहुत जरूरी है। जब तक प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी तब तक आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता। तभी तो बॉन्ड एंगल 90 निकालोगे ना यार। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑक्टाहेड्रल के अंदर पॉसिबल है? हाँ है। अब जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कराने के लिए आपको पूरे मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री चाहिए। पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल कैन आल्सो बी इन द प्लेन। जैसे कि ये पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल प्लेन में है तो ये आ गया 90 डिग्री, ये आ गया आपका 180 डिग्री, ऐसे आ जाएगा। मेरा हल्का फुल्का सा अंदाजा आपको मिल गया है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे निकाला जाता है। अब बात कर लेते हैं बच्चों थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जैसे कि ये है कोबाल्ट का Cl2En होल ट्वाइस। अब इस चक्कर में आप देख पा रहे होंगे ये वाला और ये वाला एक दूसरे के कैसे हैं, ये वाले एक दूसरे के सिस एंड ट्रांस है। कैसे सिस एंड ट्रांस है सर? ये देखो 90 डिग्री पे है, ये देखो एक दूसरे के 90 पे है, ये देखो एक दूसरे के 90 पे है। यहाँ वाले क्या है, 90 पे तो है, 90 पे तो है लेकिन 180 पे भी है। इस प्रकार से 180, ये पूरा का पूरा लिगेंड एक दूसरे के 180 डिग्री पे रखा हुआ है। मेरी बात समझे आप लोग? हम इसकी बात करेंगे। ये वाला लिगेंड तो कीलेटिंग है, ये तो 90 डिग्री पर ही आएगा। ये हो ही नहीं सकता कि ये 180 डिग्री पे आ जाए। तो हम जब भी बॉन्ड एंगल चेक करने की कोशिश करेंगे, हम लोग इनके बॉन्ड एंगल की बात करेंगे। ये रहा 90 डिग्री पे। यहाँ मुझे एज सच कुछ भी एंगल जो चेक करना है, मैं इसका बॉन्ड एंगल इसके साथ देखता हूँ 180 है, इसका बॉन्ड एंगल 180 है। तो यहाँ से समझ में आता है ये सिस और ट्रांस ज्योमेट्री बन चुकी है। अगर Ma3B3, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, Ma3B3 मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर दो तरीके के आइसोमेरिज्म पॉसिबल होते हैं। एक का नाम है फेशियल, दूसरे का नाम है मेरिडियोनल। एक ये फेस बन गया है, ट्राइंगल का फेस बन गया है। इफ थ्री डोनर एटम्स ऑफ द सेम लिगेंड ऑक्यूपाइड्स एडजेसेंट पोजीशन एट द कॉर्नर ऑफ द ऑक्टाहेड्रल फेस, इसके अंदर फेस बना हुआ है, एडजेसेंट पोजीशन 1 2 3 वाली, इसको पोजीशन को फेसियल कहा जाएगा। फेसियल कहा जाता है द मेरिडियनल ऑफ द ऑक्टाहेड्रल, वी गेट मेरिडियोनल। इसे मेरिडियोनल कहा जाएगा, इनको ऐसे, इसको मेरिडियोनल कहा जाता है। दो तरीके के आपको ध्यान रखने हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है भैया? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तभी पॉसिबल है जब मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो तो बात खत्म हो गई है कि हम ऐसे स्ट्रक्चर को, यानी कि जिसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो पा रहा है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, वहां ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा ही नहीं। टेट्राहेड्रल में हो सकता है? हाँ सर बिल्कुल हो सकता है, वहां पर प्लेनर सिमेट्री शायद ना हो। लेकिन क्या ऑक्टाहेड्रल में हो सकता है? हाँ सर वहां पर भी पॉसिबल है, क्योंकि पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल के अंदर जहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो वहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। लेकिन स्क्वायर प्लेनर के अंदर तो नाम में ही प्लेनर है, जिसके नाम में ही प्लेनर हो वहां तो कैसे ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा? तो ऐसे नहीं हो सकता। अब देखो बच्चों, अगर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल की मिरर इमेज है और एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पॉसिबल है तो ऐसे आइसोमर एक दूसरे के एनेंटियोमर कहे जाते हैं। और एनेंटियोमर तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। देखो ना, ऑप्टिकल आइसोमर्स आर द मिरर इमेज दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड ऑन अदर ईच अदर। ऐसे लोग एनेंटियोमर होते हैं। एनेंटियोमर की एक खासियत होती है कि उन्हें ऑप्टिकल आइसोमर ऑप्टिकल एक्टिव बनना ही पड़ता है। बिना ऑप्टिकली एक्टिव वो एनेंटियोमर हो ही नहीं सकते। अगर एक डेक्स्ट्रो है तो एक लेवो होगा, यानी कि एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है प्लेन पोलराइज लाइट को तो दूसरे वाले को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना ही पड़ेगा बाय द सेम डिग्री ऑफ रोटेशन।
नीचे वाला डेक्स्ट्रो है, ये देखिए उसका लेवो है, एक दूसरे की मिरर इमेज के ऊपर ये कोइंसाइड ही नहीं कर रहे हैं। तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है, ये जो नीचे मैंने मॉलिक्यूल दिखाया है इसका सिस आइसोमर जो है वो ऑप्टिकली एक्टिविटी दिखाता है, इसका ध्यान रखेंगे। एनसीईआरटी से हूबहू डिट्टो सवाल पूछ के आंसर पूछ डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है। तो ये वाले टाइम स्टैम्प पर आप मुझे आंसर करेंगे, आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, सिस वाला या ट्रांस वाला। मैंने नीचे इसको क्या करके आपको स्ट्रक्चर भी बना करके दे दी है सिस और ट्रांस के। अब देखते हैं बच्चों लिंकेज आइसोमर क्या होता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में। लिंकेज आइसोमर कैसे बन के आते हैं बच्चों, अगर मैं मेटल के साथ लिंक ही बदल दूं, जैसे कि यहां पर नाइट्रोजन ने लिंक कर रखा है और दूसरा यही सेम लिगेंड ने, लेकिन इस बार ऑक्सीजन ने लिंक कर दिया है, तो लिंक बदल गया, इनका कलर भी बदल गया, ऐसे लोगों को क्या बोला जाएगा, लिंकेज आइसोमर कहा जाएगा। इसका मतलब सर ये वो होंगे जो एम्बिडेंट लिगेंड होते होंगे, वही लिंकेज आइसोमरिज्म दिखा सकते होंगे। बिल्कुल सही बात है। कोऑर्डिनेशन आइसोमर क्या है, मेरे पास एक एनायन और कैटायन है, एक एक करते करते आप क्या करेंगे, इनके आपस में लिगेंड्स को एक्सचेंज करते रहिए, तो एक दिन ऐसा आएगा कि कोबाल्ट के पास सारे के सारे साइनो होंगे और क्रोमियम के पास सारे के सारे अमीन होंगे। तो इनको क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर कहा जाता है। आयनाइजेशन आइसोमर क्या होता है, बाहर वाला जो आयोनाइजेबल वैलेंसी है, अगर वो एनायनिक है, ऑब्वियसली एनायनिक ही होनी चाहिए, अंदर से एक एनायनिक लिगेंड को बाहर अंदर कर दो ताकि अब ये एनायनिक का काम कर सके, अब ये एनायन का काम कर सके, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, आयोनाइजेशन आइसोमर हो जाएंगे, आयोनाइजेशन आइसोमर हो जाते हैं। सॉल्वेट आइसोमर क्या होते हैं, जनरली पानी ही होता है जो सॉल्वेंट का काम करता है। तो जब हम पानी की मात्रा अंदर और बाहर को थोड़ा सा फर्क करते हैं, जैसे कि यहाँ पर 6 है बाहर नहीं है, यहाँ 5 है एक पानी बाहर आ गया, यहाँ 4 है तो 2 पानी बाहर आ गए, कलर बदल गया, कलर ही बदल गया, तो ऐसे लोगों को सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमर कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 4, तो दो तरीके की ज्योमेट्री पॉसिबल है, दो तरीके की हाइब्रिडेशन पॉसिबल है। एक का नाम है sp3, उसे टेट्राहीड्रल, उसी में ही dsp2 को स्क्वायर प्लेनर कहा जाएगा, sp3d उसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, या फिर हो सकता है कि sp3d2 या d2sp3 उसे ऑक्टाहेड्रल कहा जाता है। ये डिपेंड करता है लिगेंड टू लिगेंड पे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोबाल्ट 3+ का एक कंपाउंड है, उसके साथ मैंने अमाइन का एक कॉम्प्लेक्स बनाया है। अमाइन क्या करता है, अमाइन कहता है कि भैया मैं तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हूं, मैं तो पेयरिंग करवा दूंगा, तो ये इसके साथ पेयर अप हो जाता है, ये इसके साथ पेयर अप हो जाता है और दो ऑर्बिटल डी की खाली हो जाती हैं, क्योंकि मैंने अंदर वाली वैलेंस शेल की डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल किया है, तो इसीलिए इसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा। और कोई भी इलेक्ट्रॉन अब अकेला नहीं बचा है जो स्पिन कर सके, जो घूम सके। याद रखना जो अकेला होता है वही आवारा होता है, यहाँ तो सभी शादीशुदा हैं, तो कोई आवारा नहीं होगा, तो कोई ये कंपाउंड जो होगा वो स्पिन नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन स्पिन नहीं करेंगे, तो इसे जीरो स्पिन या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कह दिया जाएगा। पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होता है ये वाला जो हम यहाँ देख रहे हैं, इसके अंदर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये तो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हो जाता है। अब देखते हैं जिसकी बात मैं कर रहा था, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा क्योंकि F जो है, फ्लोरो जो है, CNOX, ऐसा ट्रेंड याद रखना। कार्बन बेस नाइट्रोजन बेस जो लिगेंड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये वाले जो दोनों हैं इन्हें वीक फील्ड माना जाता है। ये लोग पेयरिंग नहीं करा सकते, ये लोग पेयरिंग करवा सकते हैं। तो हेलोजन ने यहाँ पर पेयरिंग नहीं करवाई, जिसके चलते डब्बा खाली नहीं हुआ, तो मुझे मजबूरन बाहर वाली डी ऑर्बिटल का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अब इलेक्ट्रॉन फ्रीली स्पिन कर रहे होंगे, चार चार आवारा लोग हैं, इसकी वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट भी आएगा और प्रॉपर्टी में इसके पैरामैग्नेटिज्म भी नजर आएगा। निकल के कॉम्प्लेक्स है, आप इसे जरूर देखेंगे, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कितना ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो कंपाउंड है ये कैसा पाया जाता है सर, ये तो कैसा है, ये वाला कंपाउंड कैसा है, ये तो होना चाहिए sp3, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, यानी कि टेट्राहीड्रल होता है। क्या होता है, टेट्राहीड्रल। जबकि निकल टेट्रा कार्बोनिल जो है ना, वो टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री है लेकिन डायमैग्नेटिक है। ऐसे कैसे हो सकता है, जीरो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है और इसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता है। सर ये कैसे हो पाया होगा, जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये वाला एक इलेक्ट्रॉन अंदर जंप कर जाता है और हमें टेट्राहीड्रल या ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 करने के लिए एक ही डब्बा खाली चाहिए, वो एक डब्बा मिल गया, मैंने DsP2 हाइब्रिडेशन कर ली, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है। साइनो की बात कर लेते हैं, साइनो की बात करी मैंने यहाँ पर, आप इसका भी ध्यान रखेंगे। निकल टेट्रा कार्बोनिल की ध्यान रखेंगे, निकल टेट्रा कार्बोनिल की भी आपको ध्यान रखना होगा। मुझे इसकी हाइब्रिडेशन तो पता चली ही जाएगी, हाइब्रिडेशन इसकी sp3 आ गई, क्या आ गई, sp3 आ गई। लेकिन ये जो निकल टेट्रा साइनो है
निकल टेट्रासाइनो जो कंपाउंड है इसे हम DsP2 कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? DsP2 कहेंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लिमिटेशन देख लेते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। लिमिटेशन क्या कहती है कि ये कुछ नंबर ऑफ अजम्पशन पे काम करती है। ये हमें कभी भी क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं देती मैग्नेटिक डेटा की कि ये वाला पैरामैग्नेटिक है तो है, लेकिन कितना है। इट डज नॉट एक्सप्लेन कलर। कलर क्यों आया भाई? अभी तक तो मैंने कलर की कोई बात ही नहीं की। कभी भी कोई थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, काइनेटिक स्टेबिलिटी की कोई बात ही नहीं करी है। इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रिडिक्शन। ये भी नहीं बताता कि कब मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर बनेगा। ये कभी नहीं बताता कि लिगेंड कब स्ट्रॉन्ग कब वीक होता है। कभी इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करता। तो इसीलिए एक नई थियरी जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थियरी वो आई। उन्होंने कहा कि जब भी लिगेंड होते हैं ना, वो मेटल को दो तरीके से अप्रोच करते हैं, या तो इन बिटवीन द एक्सिस ऑफ द ऑर्बिटल या अलोंग द एक्सिस ऑफ द ऑर्बिटल। उस चक्कर में हमारे पास फिलहाल एनसीईआरटी में दो की ही डिस्कशन है। एक का नाम है क्या? ऑक्टाहेड्रल। दूसरे का नाम है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। बच्चों ध्यान दीजिए, ये 5 ऑर्बिटल हैं डी की, जिसमें 3 होती है नॉन एक्सियल, 2 होती है एक्सियल। अगर लिगेंड एक्सियल ऑर्बिटल के थ्रू ओरिएंट करेगा, अप्रोच करेगा मेटल को, तो कुछ अलग सिनेरियो बनेगा। अगर इन बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करेगा तो कुछ अलग सिनेरियो बनेगा। तो यहां से डीजेनरेसी जो है वो लॉस हो जाती है। डीजेनरेसी का मतलब होता है कि जिस ऑर्बिटल की n+l वैल्यू सेम है, तो वो डीजनरेट सेट ऑफ ऑर्बिटल कहा जाता है। जैसे कि मैं आपको पिक्चर दिखाता हूं, यहां पर 5 ऑर्बिटल, पांचों की पांचों डी ऑर्बिटल डीजनरेट है, सेम एनर्जी है। लेकिन जैसे ही उनको खबर आती है कि लिगेंड आने वाला है, तो ये सभी के सभी लोग खुशी के मारे उछल पड़ते हैं और ऊपर एनर्जी में आ जाते हैं। फिर अब क्या होता है, इनमें से 3 ऑर्बिटल्स को ज्यादा मोहब्बत मिलती है, ज्यादा प्यार मिलता है, तो वो एनर्जी में थोड़े से कम हो जाते हैं। लेकिन याद रखना, उछले तो ये अभी भी हुए हैं। और ऊपर वाले जो बचते हैं, ईजी वाले, ये ऊपर वाले ऑर्बिटल, ये कौन कौन से ऑर्बिटल हैं? ये है एक्सियल ऑर्बिटल। तो एक्सियल ऑर्बिटल के अलोंग, एक्सिस के अलोंग और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है। लेकिन क्योंकि लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है, मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाली ऑर्बिटल थोड़ी सी ज्यादा रिपल्शन महसूस करते हैं, इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। बढ़ती कितनी है? 3/5 डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट कितना होता है? ये जो CFSE है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ऑक्टाहेड्रल को रिप्रेजेंट करने के लिए ओ लिख दिया और ये डेल्टा लिख दिया। नीचे जो गिरावट हुई है वो 2/5 हुई है, ऊपर जो बढ़े हैं वो 3/5 है। देखो याद करने का तरीका है, 5 टोटल ऑर्बिटल हैं, ऊपर कितनी गई? 2 गई, नीचे कितनी गई? 3 गई। तो बराबर हिस्सा करने के लिए इसको लिख देंगे 3/5, इसको कर देते हैं 2/5। इसको बैरी सेंटर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? बैरी सेंटर कहा जाता है। यहां देखिए ना आप, इसकी डीजनरेसी हो गई है लॉस, डीजनरेसी लॉस हो गई है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, कार्बन बेस्ड जो लिगेंड होते हैं ये स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, फिर उसके बाद नाइट्रोजन बेस स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर हेलोजन बेस है और ऑक्सीजन बेस है, ये वीक माने जाते हैं। देखो दोस्तों, अगर मेरे पास लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि जो जो स्प्लिटिंग है, ये वाली बात कर लेते हैं, जो स्प्लिटिंग है वो बहुत ज़्यादा होगी। स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी तो नीचे T2G लेवल है और ऊपर Eg लेवल है। तो जब इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 3 तो नीचे आ गए, चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे ही रह जाता है, क्योंकि इतना ऊपर कौन जाएगा? तो पेयरिंग एनर्जी कम है, तो पेयर हो जाता है आराम से, पेयर अपने आप हो जाता है, तो इसीलिए चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे ही रह जाएगा। लेकिन अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो ये गैप बहुत कम होगा। तो आपने 3 इलेक्ट्रॉन को यहां भरा, चौथा इलेक्ट्रॉन कहता है अरे वाह, इतना कम गैप, मैं तो ऊपर ही रहना चाहूंगा, एज पर अफबाओ पॉली एंड हुंस प्रिंसिपल, तो मैं एक नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अपना ऊपर भर लूंगा। तो उसे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, क्योंकि आपने 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन रखे हैं, जबकि इसके अंदर आपने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को 3 की बजाय अब 2 ही कर दिया है। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। जनरली क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल में जब देखी जाती है तो ये नीचे की तरफ आ जाते हैं, कौन? ई वाले, सेट ऑफ ई ऑर्बिटल नीचे और T2 वाले ऊपर, एग्जैक्टली ऑपोजिट चलता है। लेकिन ध्यान रखिए, क्योंकि नंबर ऑफ लिगेंड्स भी यहां पर कम है ऑक्टाहेड्रल के मुकाबले, और साथ ही साथ जो इनकी अप्रोच होती है टुवर्ड्स, जो लिगेंड होती है, लिगेंड की जो टुवर्ड्स मेटल होती है, वो इन बिटवीन दी एक्सेस होती है। लेकिन वो प्रॉपर इन बिटवीन दी एक्सेस भी नहीं होती, थोड़ी सी डेविएटेड होती है। तो जो टेट्राहेड्रल का जो आया है ना, जो जो भी हिस्से में इनकी एनर्जी आती है, वो आती है 4/9 डेल्टा नॉट। मतलब डेल्टा नॉट ऑक्टाहेड्रल की जो स्प्लिटिंग है उसकी 4/9 हिस्सा आता है, इतना कम हिस्सा ही आता है। अब कुछ कलर की बात कर लेते हैं। यहां से सीधे सीधे सवाल बन जाता है कि अगर लिगेंड्स के पास
ऑर्बिटल में ये जो T2G और EG में गैप था, तो इलेक्ट्रॉन उछल सकते हैं, जगह भी होनी चाहिए, उछलते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन आता है, जब भी इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है तो उससे कलर आ जाता है। मैंने लाइट डाली, तो इस लाइट को कोई हिस्सा ये इलेक्ट्रॉन एब्ज़ॉर्ब करेगा, ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा, नीचे आके रिलीज़ भी तो करेगा। तो जो एब्ज़ॉर्ब करता है, उसी का कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो रिलीज़ करता है। तो हम कलर व्हील का इस्तेमाल करेंगे, विबग्योर का इस्तेमाल करेंगे, विबग्योर से हमारा आंसर आ जाएगा। अगर एक कंपाउंड ने ब्लू कलर को एब्ज़ॉर्ब किया है, चलो येलो की बात कर लेते हैं, जैसे येलो को एब्ज़ॉर्ब किया, तो उसका कलर कैसा आना चाहिए? वायलेट आना चाहिए। येलो को और एब्ज़ॉर्ब किया और वायलेट कलर प्रोड्यूस हो गया। उस हिसाब से आप वेवलेंथ को भी डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि वेवलेंथ रेड की तरफ बढ़ती है, इस तरफ वेवलेंथ बढ़ती है, इस तरफ वेवलेंथ घटती है। आई होप आप इस टेबल से कुछ सेंस बना पा रहे होंगे। ये एक रीज़न होता है, लाइट आएगी, इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करेगा, जंप करके जब नीचे आएगा तो कलर प्रोड्यूस करेगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अब देखो दोस्तों, ये सवाल जेईई एडवांस में पूछा गया था एक बार, जेईई मेंस में भी पूछा गया था इसमें। निकल का जो कंपाउंड होता है पानी के साथ, वो ग्रीन कलर का होता है। आपने डाला ईएन, इथाइलिन डायमाइन, उससे क्या हुआ? दो पानी के मॉलिक्यूल रिप्लेस हो गए, क्योंकि एक ईएन दो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफर करता है, तो ये कलर अब पेल ब्लू हो गया। तो एक बार ये सवाल पूछा गया था, ग्रीन से क्या कलर बना था? पेल ब्लू बना। पेल ब्लू के बाद आपने फिर से पर्पल कलर बना दिया, आपने दो पानी के मॉलिक्यूल और हटाए और एक और ईएन लगा दिया। फिर से आपने दो पानी के मॉलिक्यूल हटाए, आपने वॉयलेट कलर बना दिया। तो ये सीक्वेंस ऑफ कलर को एक बार के लिए पूछा गया था, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब देख लेते हैं बॉन्डिंग इन मेटल कार्बन कैसे होती है। देखो बच्चों, जब भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की शुरुआत हुई थी, तो लोगों ने कहा कि हमें मेटल कार्बन का बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग बनाना है और मेटल को लो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी स्टेबल करना है, तो कैसे करें? तो उन्होंने कार्बोनिल का इजाद किया, डिस्कवर की। इन्होंने कहा कि कार्बन अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दे देता है, साथ ही साथ अपनी एम्प्टी ऑर्बिटल में मेटल से इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है, तो इनकी दोस्ती बहुत अच्छी होती है, जिससे मेटल कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने लगता है। तो आपको ये निकल का टेट्राकार्बोनिल, जो कि सबसे पहला मेटल कार्बोनिल कंपाउंड है, इसे मोन्ड्स सॉल्ट भी कहते हैं, मोन्ड्स सॉल्ट भी कहते हैं। मोन्ड्स एक आदमी था, उसने जज किया था, उसने ये पता लगाया था। तो आपको थोड़े से स्ट्रक्चर्स भी देख के जाने हैं कि आयरन का जो कोबाल्ट स्ट्रक्चर कैसा होता है, सॉरी आयरन का जो कार्बोनिल स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखता है, और क्रोमियम का और मैंगनीज का। यहाँ पर पूछ लेता है मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं? एक है। यहाँ पर मेटल मेटल बॉन्ड कितना? एक है। लेकिन ये वाले कैसे हैं? ये ब्रिज्ड कार्बोनिल है। बाहर वाले कैसे? ये टर्मिनल कार्बोनिल है। जरा प्लीज इनको जरूर देख कर जाना। अच्छा, मेटल कार्बोनिल में जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बोनिल अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेटल की एम्प्टी ऑर्बिटल में दे करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है और मेटल से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो अब दूसरा बॉन्ड पाई बन रहा है। दूसरा बॉन्ड कैसा बन रहा है? पाई बन रहा है। तो ऐसी बॉन्डिंग को क्या बोला जाता है? सिनर्जिक बॉन्डिंग कहा जाता है। इससे क्या होता है कि मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर घट जाता है। इससे क्या होता है? मेटल कार्बन के बीच में स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अब कुछ कंपाउंड्स की इनकी जो है एप्लीकेशन देख लेते हैं कि ये हार्डनेस ऑफ वाटर को एस्टिमेट करने के लिए हम लोग ईडीटीए का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्लोराइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट की वजह से जो हार्डनेस आती है। अगर आप मेटल्स लाइक एक्सट्रैक्शन करना चाहते हैं, मेटल्स लाइक सिल्वर एंड गोल्ड की, तो आप क्या करेंगे? साइनाइड का इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? साइनाइड का इस्तेमाल करते हैं। गोल्ड कैन बी सेपरेटेड इन मेटालिक फॉर्म इन दिस सॉल्यूशन बाय एडिंग जिंक। जिंक का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिंक का इस्तेमाल करते हैं। इम्प्योर निकल को आप निकल टेट्राकार्बोनिल में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद फर्दर प्रोसेस से आपको प्योर फॉर्म में निकल मिल जाता है। अगर आपके पास बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर कुछ पिगमेंट्स ऐसे होते हैं, जो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग स्लाइड में आपको दिखाया था, फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल इज इंपॉर्टेंट कंपाउंड, जिसके अंदर मैग्नीशियम होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर हमारे पास क्या होता है? आयरन होता है। विटामिन बी 12 के अंदर क्या होता है? कोबाल्ट होता है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर ये सारी की बस सारी बातें फिर से लिखी हुई हैं, जिसको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा समराइज कर दिया है कि क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन है, विटामिन बी 12 में कोबाल्ट है, और एंजाइम में जैसे कि कार्बोक्सीपेप्टिडेज ए है, उसके अंदर जिंक होता है। विल्किंसन कैटलिस्ट के अंदर रोडियम होता है, जो कि हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन के काम आता है। ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। एंड एक्सेस ऑफ मेटल अगर बॉडी में हो, तो उसको रिमूव करने के लिए ये यहाँ पर भी मैंने इस बात को लिखा है, ये रहा। कॉपर को निकालने के लिए डी पेनिसिलामीन का इस्तेमाल किया जाता है। आयरन के लिए डेफ्रोक्सामाइन बी का इस्तेमाल किया जाता है, और लेड पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए ईडीटीए का ट्रीटमेंट दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ इस 35 मिनट के लेक्चर में आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। आई विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। मुझे कमेंट बॉक्स में ये बात को जरूर बताना कि आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।